गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर पान मनपाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टॉप। एमए फाइनल ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के अंतर्गत आपको जो पहले जो बताया गया टॉपिक भारत के भौगोलिक मानचित्र, उसी के अब नेक्स्ट जो आपका जो टॉपिक है वह है दूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना तंत्र। दूर संवेदन एक कोई नवीन विषय नहीं है। 1960 से पूर्व भी दूर संवेदन का कार्य किया जाता रहा है, लेकिन 1960 के बाद दूर संवेदन तकनीकी में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। मुख्य कारण क्या है कि जो कृत्रिम जो उपग्रह है, उन कृत्रिम उपग्रहों के द्वारा जो धरातल के ऊपर जो प्राकृतिक और मानवीय जो भी गतिविधियां हैं उनके ऊपर आसानी से रिसर्च यानी कि शोध किया जाना एक महत्वपूर्ण भूमिका बन गई है। दरअसल दूर संवेदन से तात्पर्य है कि हम दूर से ही यानी कि दृष्टिपात करने से ही दूर से ही उसका संवेदन सेंसर करना, अर्थात किसी भी क्षेत्र में उसका अपन उपयोग करना दूर संवेदन कहलाता है। अब दूर संवेदन से जो तात्पर्य है, दूर संवेदन जो है वो महत्वपूर्ण यह है कि वर्तमान में दूर संवेदनों के द्वारा हम क्या करते हैं कि ऊपर जो कैमरे लगे हुए हैं उनके जो प्रतिबिंब हैं, उन प्रतिबिंबों के आधार पर हमने क्या किया है, अभी वर्तमान के अंतर्गत ग्लोबल वातावरण, ग्लोबल एनवायरनमेंट और इसी के साथ भूमि उपयोग, लैंड यूज पैटर्न है, नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन है, प्राकृतिक संकट है, विभिन्न प्रकार की जो धरातल पर जो समस्याएं हैं उनका निदान करने के लिए दूर संवेदन जो तकनीकी है उससे बहुत अधिक मात्रा में हमारे को सहूलियत मिली है, आराम मिला है, अपन और अधिक जानकारी प्राप्त हुई है। भारत भी जो दूर संवेदन जो प्रोग्राम है इसके अंतर्गत भारत भी पीछे नहीं है। भारत भी जो है, भारत भी कई प्रकार से इसके ऊपर जो है कार्य कर रहा है। भारत में वर्तमान में जो कार्य किया जा रहा है वह है वनीय मानचित्र, नंबर 2 वनीय मानचित्र है। वनीय मानचित्र से तात्पर्य है कि जो बड़े बड़े जो स्पेक्ट्रम लगे हुए हैं उससे जो हमारे देश में जो वनीय जो क्षेत्र है उन वनीय क्षेत्रों में क्या प्रतिक्रिया हो रही है, कितने क्षेत्र में वन लगे हुए हैं, किस प्रकार के वन है, कौन सा क्षेत्र बंजर है, उससे स्वतः ही मालूम पड़ जाता है। अतः एक तो सबसे महत्वपूर्ण है वनीय जो है मानचित्र बनाए जा रहे हैं, दावानल का पहचान किया जा रहा है, घास स्थल दावानल व घास स्थल का पहचान किया जा रहा है। अर्थात जो वनीय क्षेत्र के अंतर्गत जो आग लग जाती है वो दूर संवेदन के द्वारा ही ये स्पष्ट रूप से अवगत हो जाता है कि कहाँ पर जो है आग लगी हुई है और उसको बुझाने के लिए सरकार को सूचना प्राप्त हो जाती है। नंबर जो तीसरा है स्थानांतरित कृषि कहाँ की जा रही है, कौन सी बाग में स्थानांतरित कृषि की जा रही है, किस प्रकार का फसल का प्रारूप है, स्थल के मानचित्र किस प्रकार के हैं, कृषि की प्रक्रिया किस प्रकार की है। तो ये स्थानांतरित कृषि यानी कि जो उत्तरी पूर्वी जो
पर्वतीय क्षेत्र है, जो ढालदार पर्वतीय या पठारी भाग है, उन क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि की जा रही है। तो इन स्थानांतरित कृषि के संबंध में भी हमारे को ऊपर जो दूर संवेदन लगे हुए हैं कृत्रिम उपग्रह में, उससे मालूम पड़ जाता है। इसी प्रकार से नंबर 4 है मृदा का वर्गीकरण। भारत के जो धरातल है, धरातल के ऊपर कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है, किस किस क्षेत्र में पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, काली मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, बलुई मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। इन सब मिट्टियों का जो क्षेत्र है वो भी दूर संवेदन से मालूम अवगत हो जाता है। लवणीय मृदा है, कहाँ कहाँ पर लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा पाई जाती है। इन सब का हम अध्ययन जो है वो दूर संवेदन के माध्यम से कर लेते हैं। भूमि का जो उपयोग के जो मानचित्र है, भूमि सबसे महत्वपूर्ण चीज है भू उपयोग, भू उपयोग लैंड यूज। भू उपयोग से तात्पर्य है कि कहाँ कृषि की जाती है, आवासीय भूभाग कितना है, वन्य क्षेत्र जो कितने भूभागों में फैला हुआ है, मैदानी क्षेत्र कहाँ है, पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है। अर्थात हमने जो भूमि का जो उपयोग कर रहे हैं कृषि के लिए है, वन्य क्षेत्र के लिए है, आवास के लिए है, कहाँ कहाँ कर रहे हैं, भू उपयोग संबंधी सारी जानकारी जो भारत है कि भारत देश है उसके संवेदन के द्वारा हम ये सारा उपयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से जल संसाधन है, अनावृष्टि है, अतिवृष्टि है। नंबर 6 जल संसाधन। नंबर 7 अतिवृष्टि और अतिवृष्टि कहाँ हो रही है और अनावृष्टि कहाँ हो रही है। कहाँ हो रही है। जल संसाधन से तात्पर्य है कि हमारे देश में जो वर्षा के द्वारा जो जल उपलब्ध होता है, उस जल संसाधन अर्थात उस जल का कितना हम उपयोग कर रहे हैं, बहकर कितना जा रहा है, उसमें डैम बनाकर, तालाब बनाकर सिंचाई के लिए प्रबंध कितना किया जा रहा है। वो जल संसाधन टोटल भूगर्भिक जल है, सारा जल का पूरा जल संसाधन के ऊपर इसका अध्ययन किया जा रहा है। अतिवृष्टि और अनावृष्टि अर्थात वो क्षेत्र जहाँ बहुत अधिक मात्रा में वर्षा हो रही है, कहाँ कहाँ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ अतिवृष्टि होती है, बाढ़ आती है, तबाही मच जाती है, बहुत जनधन की हानि होती है। तो वो कौन कौन से क्षेत्र है और उनका अध्ययन करने के लिए हम दूर संवेदन के द्वारा मानचित्र प्रश्न करके हमारे को मालूम पड़ जाता है कि अतिवृष्टि कहाँ कहाँ है, अनावृष्टि अर्थात सूखा कहाँ कहाँ पड़ रहा है, यानी कि बहुत कम जो वर्षा होती है। जैसे उदाहरण के रूप में थार का रेगिस्तानी वाले क्षेत्र में कम वर्षा होती है। इसी प्रकार से जो वृष्टिछाया प्रदेश है उसमें कम वर्षा होती है, तो कहाँ कहाँ पर अनावृष्टि पाई जाती है। तो अतिवृष्टि और अनावृष्टि संबंधी इस प्रकार के बहुत सारे उपयोग इसमें किया जा रहा है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय नदी घाटी की परियोजनाएं हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से तात्पर्य है जो मल्टीपर्पस जो योजनाएं चलाई जा रही है। बहुउद्देशीय तात्पर्य है सिंचाई के लिए जल है, पीने के लिए जल है, उद्योगों के लिए जल का उपलब्ध होता है, बांध बनाने से जो है बिजली का उत्पादन होता है, मत्स्य पालन होता है, वन्य भूभाग में के लिए सिंचाई के लिए काम आता है, वन्य भूभाग को हरा भरा करने के लिए काम आता है, या फिर जो वन्य अभ्यारण्य क्षेत्र जो उपयोग लिए जा रहे हैं उनका काम आता है। अर्थात एक ही नदी घाटी परियोजना से बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं वो बनाकर अधिक से अधिक मनुष्यों को या मानव जीवन को और सुदृढ़ बनाने, मानव जीव और जीव जंतुओं को अधिक से अधिक संरक्षण देने के लिए भी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं प्रारंभ कहाँ की जा रही है, तो इसका मॉनिटरिंग करते हैं।
भूमिगत जल है, खनिजों की खोज है, और सो प्रसार, प्रदूषण, जलवायु, खनिज। नंबर 10 जलवायु, वातावरण। खनिज, खनिज कहाँ पर कौन कौन से पाए जाते हैं? धरातल के ऊपरी भाग पर कौन कौन से खनिज है, धरातल के आंतरिक भाग में कौन कौन से खनिज है, अर्थात जो ऊपर जो रेडिएटिव जो किरणें हैं उन किरणों के मार्फत जो पराचुंबकीय जो विकिरण है उन विकिरणों से धरातल के आंतरिक भाग में कहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, बाहुल्य कहाँ पर है, कौन कौन से खनिज किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, खनिज संबंधी जानकारी दूर संवेदन से प्राप्त होती है। जलवायु के संबंध में जो विभिन्न प्रकार की जो वर्षा है, तापमान है, इन सब के जो आंकड़े हैं ये सब हम दूर संवेदन से प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से भारत में विभिन्न प्रकार जो जैविक विभिन्नताएं हैं, फसलों का प्रारूप है, जैविक विभिन्नताएं, नंबर 12 जैविक विभिन्नताएं, फसल प्रारूप। जैविक विविधता से तात्पर्य है कि जो जंगली भूभाग है वहां पर जीव जंतु किस प्रकार से हैं, शहरी भागों के निकट कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र में कौन से पाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, मैदानी क्षेत्रों में जो है वो घास के मैदान क्षेत्र है वहां कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। अर्थात जैविक जो विभिन्नताएं हैं वो वातावरण के अनुसार अलग अलग देखने को मिलती है। मैदानी क्षेत्रों में, वनीय क्षेत्रों में, समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में, मरुस्थलीय भूभाग में, सब में जैविक विविधताएं, भिन्नताएं, अत्यधिक भिन्नताएं देखने को मिलती है। तो जैव विभिन्नता के बारे में हमारे को दूर संवेदन के द्वारा मालूम पड़ जाता है। फसलों का प्रारूप, अर्थात जो कृषि कार्य किया जा रहा है उसमें विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं उन फसलों के संबंध में जानकारी जो प्राप्त हो रही है वो इससे ही दूर संवेदन के द्वारा ही प्राप्त की जा रही है। तो अर्थात जो फसल प्रारूप है, तात्पर्य फसल प्रारूप से तात्पर्य है कि कौन कौन सी जो खरीफ है, रबी है, जायद फसलें हैं, कौन कौन सी फसलें पैदावार की जा रही है, उन सब की जो जानकारी है दूर संवेदन के द्वारा अवगत हो जाता है। अर्थात हमारे देश में कितना प्रतिशत भूभाग पर कृषि कार्य किया जा रहा है, कितने प्रतिशत राजस्थान में, कितने प्रतिशत भूभाग पर जो है सरसों की पैदावार हो रही है, यहाँ पर गेहूं पैदावार हो रहा है, या रबी और खरीफ की फसलें कौन कौन सी जो पैदावार हो, जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, जो विभिन्न प्रकार की खरीफ की फसलें हैं, तिलहन है, तो ये कहाँ कहाँ पर पैदावार हो रहा है, इन सब की फसलों का जो प्रारूप है उसका भी अवगत जो होता है वो दूर संवेदन के द्वारा आसानी से अवगत हो जाता है। तो इस प्रकार से भारत के अंदर दूर संवेदन के द्वारा ये क्रियाएं की जा रही है। अर्थात अब है दूर संवेदन का अर्थ क्या है, दूर संवेदन किसे कहते हैं। जैसे हमारे जो हमारे नेत्र है, जो आंखें हैं, ये भी दूर संवेदन का काम करती है। अर्थात हम दूर से देखकर ही किसी भी वस्तु का, किसी भी स्थान का और किसी भी मान लीजिए छायाचित्र का हम आसानी से वर्णन कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो कृत्रिम जो उपग्रह है उनके ऊपर जो स्पेक्ट्रम लगाए गए हैं, उनके ऊपर जो बड़े बड़े कैमरे लगाए गए हैं, उनके द्वारा हम आसानी से धरातल के ऊपर जो भी गतिविधियां हो रही है, अर्थात जो विद्युतीय जो चुंबकीय विकिरण है उसके द्वारा आसानी से अवगत हो जाता है कि जो छायाचित्र होता है उसका संश्लेषण विश्लेषण करके, और ये अवगत हो जाता है कि दूर संवेदन के द्वारा कि हमारे को कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी क्रियाएं और अधिक ज़्यादा बढ़ावा देना है। अर्थात जो हमारे देश में जो उन्नति है उसके लिए सबसे अधिक मात्रा में जो उपयोग किया जा रहा है वो दूर संवेदन की क्रियाएं इसलिए की जा रही है ताकि हमारे देश में प्रौद्योगिकी का, कृषि का, उद्योगों का
विभिन्न प्रकार के जो यातायात परिवहन का जाल बिछाना, ये सब जो क्रियाएं की जा रही है, ये सब क्रियाएं दूर संवेदन के द्वारा जो भी हमारे जो संश्लेषण विश्लेषण करते हैं उसके आधार पर ही हम हमारे धरातल पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं। तो आज यहाँ तक ही, कल नेक्स्ट बताएंगे। धन्यवाद।